और अब खबरें तफसील से। सयाहती मकाम गुलमर्ग में भी ताज़ा बर्फबारी हुई है। मेन गुलमर्ग में कई इंच बर्फ गिरी। गुलमर्ग के कंकोटरी में और अफरोट पर भी अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। उधर मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी का सयाह खूब लुत्फ लेते देखे गए। कंगटोरी और अफरोट में तेज हवाएं चलने की वजह से गुलमर्ग में गंडोला खिदमात मुअत्तल रहीं। ये कदम सयाहों की बचाव के लिए उठाया गया। उधर खराब मौसम की वजह से सर्दी में भी इजाफा हुआ है। गुलमर्ग में सयाहों के साथ बातचीत की हमारे नुमाइंदा मुनीर हुसैन हुर्रा ने। मौजूद हूँ सयाहती मकाम गुलमर्ग में और काफ़ी तादाद में पर्यटक जो है सयाह जो है वो यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह ये टूरिस्ट जो है एंजॉय कर रहे हैं इस बर्फबारी का, ताज़ा बर्फबारी का। अगरचे यहाँ पे अभी काफ़ी धुंध छाया है और इसके बावजूद यहाँ पे ये जो टूरिस्ट है और ये देखिए कितनी खुशी से झूम रहे हैं और खुशी से ये यहाँ पे अपना एंजॉय यानी यहाँ एंजॉय कर रहे हैं इस ताज़ा बर्फबारी का। हम सूरत गुजरात से आए हुए हैं। अभी यहाँ ताज़ा बर्फबारी हुई, कितनी खुशी आप महसूस कर रहे हैं? अरे इतनी खुशी हमने जिंदगी में नहीं देखी। पहली बार हम इधर आए हैं और बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू कश्मीर वीर, आई लव यू इंडिया, भारत माता की जय। और आप क्या कहना चाहेंगे, कितना एंजॉय आप कर रहे हैं अभी? आज सच में कश्मीर धरती का स्वर्ग है और किसी को अगर धरती का स्वर्ग देखना है तो एक बार जरूर कश्मीर में आए। और इन वादियों में जो मजा है ना और कहीं पे भी नहीं है। जस्ट एंजॉय, आई लव कश्मीर। और ये यहाँ पे हमारे साथ एक और टूरिस्ट जी, बताइए आप इतना खुशी से आप बर्फबारी में खेल रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बहुत ही मस्त है। बर्फ मतलब बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा है बर्फ। मतलब इधर वो मतलब स्लाइड करने का भी मन कर रहा है और इधर सारे बर्फ छवाए हुए हैं और वो सॉफ्ट है, जैसे अपने को मजा आ जाए और इधर पैराडाइज जैसा फील हो रहा है। आपने ऐसा मौसम कभी देखा इससे पहले? नहीं, कभी नहीं देखा है मैंने। तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? इधर का एटमॉस्फेयर बहुत ही मस्त है और टूरिस्ट सब इधर आए एक बार और इसका विजिट करें, वो बहुत ही अच्छा रहेगा उनके लिए। नाना कि किस तरह यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं इस ताज़ा बर्फबारी में और ये टूरिस्ट जो है काफ़ी खुश हैं और ये अपील कर रहे हैं कि टूरिस्ट से कि वो गुलमर्ग आए। इन गुलमर्ग की ये जो हसीन वादियाँ हैं, खूबसूरत वादियाँ हैं, इनसे लुत्फ़ लें। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मौसम आज ख़राब रहा और काफ़ी धुंध छाया है और साथ साथ यहाँ पे ताज़ा बर्फबारी हुई और ये जो पर्यटक यहाँ पे आए हैं और ये खुश हैं और क्योंकि इनको आज इनकी तमन्ना जो थी, दिल्ली तमन्ना जो है वो पूरी हुई है, क्योंकि उन्हें आज इस मई के महीने में उन्हें ताज़ा बर्फबारी देखने को मौका मिला है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। और बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में फिर एक बार ताज़ा बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद इस सरहदी खित्ते में सर्दी की शद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। इधर इंतजामिया ने बर्फबारी की पेश नज़र बांडीपुरा गुरेज सड़क को पहले ही आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया है। वाज़ेह है कि इस सड़क को चंद रोज पहले ही दो तरफा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था। द्रास और इसके आसपास इलाकों में कल से वक्फे से बर्फबारी हो रही है। दर्जा हरारत -6 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया है। सर्दी की वजह से लोगों ने दोबारा अपने घरों में अंगीठी, बुखारी और हीटर का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। खेती बाड़ी के काम बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। गो एयर के मालियाती बहरान के बाद फिजाई किराए आसमान को छू रहे हैं। श्रीनगर से दिल्ली के हवाई टिकट की कीमत 26,600 रुपए थी, जो दुबई या दूसरे एशियाई मुल्क के टिकट से बहुत ज्यादा है। सयाहत से जुड़े अफराद ने सयाहती मौसम में किरायों में अचानक इजाफे पर अपनी तशवीश का इजहार किया है। सयाहों ने किरायों में इजाफे की शिकायत की है। पता है कि कश्मीर में इस वक्त टूरिज्म का बूम है, बहुत ही अच्छा फुटफॉल है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे कुछ कैंसिलेशंस भी आ रही हैं। जो लोग यहाँ पे आना चाहते थे उनमें कुछ लोग अपने ट्रैवल प्लान्स जो डाइवर्ट कर रहे हैं। इसका मेन रीज़न जो है वो यहाँ का स्काई रॉकेटिंग एयरफेयर है। यहाँ पे गोयर ने जो रिसेंटली इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर की, उसकी वजह से यहाँ पे गोयर ने सब फ्लाइट्स कैंसिल कर दी श्रीनगर रूट के लिए, जिसका जो दबाव है ना दूसरी एयरलाइंस पे पड़ गया। ये हर बार होता है जब यहाँ पे सीजन पीक पे होता है तो जो एयर टिकट्स बहुत एक्सपेंसिव होती है, उसकी वजह से यहाँ पे टूरिस्ट जिनको आना होता है, जो बजट टूरिस्ट है वो यहाँ नहीं आ सकते। अभी देखिए अभी एक और फ्लाइट जो है वो बंद हो चुकी है, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा नुकसान हमको उठाना पड़ा।
स्पेशली जो होटलियर्स या हाउस बोट ऑनर जो भी है टूरिज्म के साथ रिलेटेड है, बहुत सारी कैंसिलेशन हुई है। हम लोगों ने एडवांस पेमेंट की थी ऑलरेडी होटलियर को या हाउस बोटों को, उससे भी बहुत ज़्यादा हमें नुकसान उठाना पड़ा। यहाँ पर अब 27,000 और 30,000 एयर फेयर है। अगर ये कम हो गया, गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वो रेट बहुत कम हो गया तो बहुत सारे लोग यहाँ आना चाहते हैं और देखना चाहते हैं और टूरिज्म बहुत डेवलप होगा और इंडिया तो और आगे बढ़ेगा। देखो ये एयर टिकट इतना हाई हो गया, ये अचानक से ऐसा हो जाएगा तो टूरिज्म बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि गेस्ट को इधर आना जाना मुश्किल है। क्या इतना क्यों बढ़ा रहा है, क्या रीज़न है, क्या इसके रीज़न बढ़ाने के लिए क्या रीज़न है बोल के सब कुछ कर रहा है, ये ठीक नहीं है। या एयर फेयर एक्चुअली बहुत ज़्यादा है, अगर कम होता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा और ज़्यादा ट्रैवल या टूरिस्ट आके जम्मू और कश्मीर का ये जो ब्यूटीफुल नज़ारा है, ये जो ब्यूटीफुल क्लाइमेट है, द प्लेस इज़ लाइक हेवन, सब लोग अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। एयर फेयर अगर कम होता है तो बहुत इजी होगा। डेडलाइन खत्म होने के बाद श्रीनगर में स्मार्ट सिटी के काम इस हफ्ते मुकम्मल हो रहे हैं। हुकूमत ने लाल चौक में तरक्याती काम और दीगर अहम सड़कों को मुकम्मल करने का ऐलान किया है। बारिश के बावजूद काम तेजी से जारी है और मैक्टमाइजेशन भी हो चुका है। काम की तकमील से सिक्योरिटी इदारों को भी राहत मिली है। श्रीनगर में अब स्मार्ट सिटी का काम समेटा जा रहा है। इसी हफ्ते ये काम खत्म करना है। इंतजामिया ने कहा है कि सड़कों के आसपास जो भी काम हो रहा है वो इसी हफ्ते ख़त्म होगा और ये काम जब समेटा जा रहा है तो शहर की क्या शक्ल होगी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बाद, वो भी अब आया हो रही है, साफ दिखाई दे रही है। एक हफ्ते पहले जो लोग शिकायत कर रहे थे कि जगह जगह शहर खुदा हुआ है, तकलीफ थी लोगों को, वो अब कम हो गई है। मैग्डमाइजेशन बारिश के बावजूद हुई और इसके नतीजे में काफ़ी हद तक शहर की जो सूरत है वो निखर गई है। नहीं, अब तो ठीक हो गया। लोगों को चलने के लिए जगह रखी, गाड़ियों के देखिए पास रखा है, यहाँ साइड में गाड़ी खड़ा करो, कोई टेंशन नहीं है, मगर सही रखा है। स्मार्ट सिटी तो सही है। राजबाग का ये जो इलाका है, यहीं से जो VIPs आएंगे, जो G20 के लिए इजलास के लिए लोग आएंगे, वो इसी रास्ते से होके SKICC या दूसरे जो वेन्यूज़ हैं G20 के, वो वहाँ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी तरक्याती काम चल रहा है। स्मार्ट सिटी का जो भी काम है, इसके दौरान यहाँ पे काफ़ी जगह पे खुदाई हुई है, मिट्टी है, रेत है, बाजरी है, तो ऐसे में जो तकरीबी अनासिर होते हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ख़दशा ये रहता है कि कहीं कोई IED ना बिछा दे या कोई बारूद ना बिछा दे इसकी आड़ में। उस सिलसिले में उस खदशे को दूर करने के लिए यहाँ पे सख्त सैनिटाइजेशन होती है, दिन में कई बार होती है। आप अभी भी देख सकते हैं कि स्निफर डॉग्स हैं, उसके साथ साथ जो CRPF का अमला है वो बराबर दिन में 1 या 2 बार कम से कम यहाँ पे बराबर चेक करता रहता है, सैनिटाइजेशन करता है, ताकि जो तरक्याती प्रोजेक्ट हैं वो भी हो जाएं और साथ में जो हिफाजती खदशात हैं, जो सिक्योरिटी का उनसर है, उसका भी ख्याल रखा जाए। आफाक शाह के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। और रेड क्रॉस जम्मू ने रेड क्रॉस मूवमेंट के बानी सर जैन हेनरी डोनट के यौम पैदाइश पर आलमी यौम रेड क्रॉस मनाया। मरकजी तकरीब जम्मू के टीचर्स भवन में मुनक़िद हुई, जिसमें डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार मेहमान खुसूसी थे। इस तकरीब में IRCS की मैनेजिंग कमेटी के अराकीन, मुख्तलिफ शोबों के सरबराहान, मुख्तलिफ NGOs के नुमाइंदों, लाइफ मेंबरान, अमला और रेड क्रॉस के रजाकारों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए डिविजनल कमिश्नर ने इंटरनेशनल रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट मूवमेंट के किरदार पर रोशनी डाली और आफात के दौरान लोगों की मदद, देखभाल और जिंदगियां बचाने में इनकी लगन, हमदर्दी और हिम्मत की तारीफ की। का जो डे है रेड क्रॉस का जो फाउंडेशन डे है, जो सर जॉन हेनरी डुरांट के जो उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो हर साल का आयोजन किया जाता है, ये भी किया जा रहा है। और जहाँ तक रेड क्रॉस की सर्विसेज के बारे में कहेंगे, जहाँ पर भी यदि कोई एक्सीडेंट हो या डिज़ास्टर हो, वहाँ पर सबसे पहला रिस्पॉन्डर जो है रेड क्रॉस होता है। रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स जो है हमारे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर तहसील के अंदर, वो वॉलंटियर्स जा कर के वहाँ पर उनकी मदद करते हैं। उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग भी करवाई जाती है और जो राहत सामग्री जो रेड क्रॉस में जहाँ तक उपलब्ध हो पाती है तो इमीडिएटली उपलब्ध करवाते हैं। तो रेड क्रॉस का एक बहुत बड़ा रोल है। रेड क्रॉस की हर जगह पे ब्रांचेज हैं। ब्रांचेज के बाद में सबसे बड़ा रोल जो प्ले करते हैं वो वॉलंटियर्स प्ले करते हैं, जो कि हर गाँव में, हर ज़िले में है। तो किसी भी तरीके कहीं का काम होता है तो इमीडिएटली उपलब्ध रहते हैं।
वादी कश्मीर में आज रेड क्रॉस का आलमी दिन मनाया गया। इस सिलसिले में श्रीनगर में कई तकारीब मुनक्किद की गई। एसपी कॉलेज में एक सेमिनार व खून अतिया कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें डीसी श्रीनगर एजाज असद ने हिस्सा लिया, जबकि पुराने श्रीनगर शहर के छोटा बाजार में स्कूल के छोटे बच्चों ने एक बेदारी रैली निकाली। इन तलबा ने वादी में साल 2014 सैलाब के दौरान की सूरत हाल से निपटने में रेड क्रॉस के किरदार की तारीफ की। डीसी श्रीनगर एजाज असद ने इस मौके पर कहा कि नौजवानों ने हमेशा अपनी रजाकाराना सलाहियतों को बरूए कार लाया है। मैं समझता हूं कि सितंबर 2014 फ्लड्स हों या कोविड पेंडेमिक हो, श्रीनगर के अंदर जो वॉलंटियरिज्म है वो काफ़ी अच्छे पैमाने पर मौजूद है। और मैं समझता हूं कि जब जब कोई डिज़ास्टर आता है, जहां हमारे गवर्नमेंट की एफर्ट्स होती हैं, वहीं गवर्नमेंट एफर्ट्स को वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस सप्लीमेंट करते हैं और हम डिज़ास्टर्स को ओवरकम कर पाते हैं। आज 8 मई है, आज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सोसाइटी है। तो आज जो है आज हम कश्मीर भगत हाई स्कूल के बच्चे हैं, तो आज हम कर रहे हैं काम। आज हम एक किस्म का जो रैली हमने निकाली है, ये हम कॉन्ट्रीब्यूट दे रहे हैं उन लोगों को जो कि वॉलंटियरली काम करते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी विदाउट एनी प्रॉफिट। ये जो हम सेलिब्रेट करते हैं हम लोगों की यूनाइटी जो कि रेड क्रॉस सोसाइटी की है, जो कि आलमी सतह पर हर एक डिजास्टर में लोगों की मदद करते हैं, ना कि आलमी सतह पर। अगर हम अपने कश्मीर में देखें तो जो हमारे 2014 में फ्लड आया था, उसमें भी जो रेड क्रॉस सोसाइटी ने बहुत हद तक उन लोगों की मदद की थी जहां तक मदद हमारी नहीं पहुंच सकी। हम इस रैली से इस जो हमारी सोसाइटी इसको हम कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, ऑनर करते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम ये देते हैं, वो सलाहियत देते हैं कि वो भी जो है इस सोसाइटी में काम कर इस दुनिया को चेंज करने की कोशिश करें। और हमने रैली की है कि जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, काम करते हैं, इनके लिए हम उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें अप्रिशिएट करें। उसके लिए टुडे जो दिन है ये रेड क्रॉस सोसाइटी डे, उसके लिए हम उन्हें सपोर्ट करें। ये जो वॉलंटरी सर्विस करते हैं विदाउट एनी प्रॉफिट, हम उनके लिए ही निकले, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और सबको एनकरेज कर रहे हैं कि वो आए, सामने आए और इस जो है एनजीओ है ये, इसको पूरे तरीके से मदद मिले। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ये ओरल हेल्थ है क्या? दांतों की कैविटी और मसूड़ों का प्रॉब्लम्स है, ये दुनिया की सबसे नंबर 1 डिजीज मानी जाती है। कई लोगों को कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। आपकी बाकी बॉडीज में बोन लॉस होता है तो दांतों में भी, मसूड़ों में बोन लॉस होता है। जहाँ ही बोन नीचे। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। न्यूज 18 JKLH पर आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट एट 4। श्रीनगर की वेमेन एंटरप्राइज ट्रेनर अंजुम गुलफाम ने कपड़े फरोख्त करने का नया तस्वर पेश किया है। खातून ताजिर ने तौल के हिसाब से, जी हां, कपड़ों को तौल कर कपड़े बेचने का नया तस्वर पेश किया है। यह मंसूबा शहर खास में वाक़ई खरीदारों की एक बड़ी तादाद को अपनी तरफ मुतवज्जह कर रहा है। कॉमर्स ग्रेजुएट अंजुम एक प्राइवेट फर्म में टैक्स कंसल्टेंट के तौर पर काम करती थी, लेकिन कुछ मसाइल की वजह से इसे नौकरी छोड़नी पड़ी। अंजुम ने महज 10,000 रुपए से कपड़े का कारोबार शुरू किया और आज वो 15 से ज्यादा लोगों को मुलाजमत फराहम कर चुकी हैं। अंजुम अब अपने कारोबार को बढ़ाने का सोच रही हैं। ये आइडिया मुझे पहले तो शौक ही था, बिज़नेस का बहुत बड़ा शौक था कि मैं कुछ बिज़नेस करूं, लेकिन फैब्रिक के साथ करूं इसका कोई ये डिसीजन नहीं लिया था मैंने। लेकिन कुछ हालात की वजह से फिर मैंने एक शॉप लिया यहाँ पे। तो पहले सोचा कि बुटीक से स्टार्ट करूं, लेकिन फिर मैंने बुटीक नहीं किया।
तो फिर मैंने कटन से स्टार्ट किया, कटन बेल्ट से स्टार्ट किया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर कटन्स के साथ डील की, कस्टमर का रिस्पॉन्ड अच्छा आया। पहले रिटेल किया, उसके बाद मैंने होलसेल काम स्टार्ट किया। तो होलसेल से फिर आगे जब कस्टमर की डिमांड रही नहीं, अगर आप फैब्रिक के साथ करते तो बेटर रहता हमारे लिए, क्योंकि कर्टन्स भी कहीं पे लेडीज़ के साथ ही डील, क्योंकि चॉइस तो लेडीज़ की ही होती है, जेंट्स बेचारे खाली साथ आते थे पैसों के लिए। तो इस वजह से फिर मैंने 2015 में मैंने फिर फैब्रिक के साथ डील की। मैं सौबात की एक बात कहना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ इस दुनिया में शायद मुझसे ही कोई इतना नसीब वाला होगा जिसे ऐसी बीवी मिली हो, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो डेडिकेटेड होते हैं अपने काम से, अपनी मेहनत से। मैं कभी कभी मैं ख़ुद भी इस चीज़ से परेशान हो जाता हूँ कि मैंने 7 बजे जागना, ये 6 बजे खड़ा कर देती हैं। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी, मैं एक अलग शौबे से था, एक अलग फील्ड से था, तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी बिज़नेस करने की। लेकिन इनके वालिद साहब ने, इनके भाइयों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हिम्मत दी, इवन मेरी मिसेस ने भी मुझे हिम्मत दी, तो मैं इस बिज़नेस में आ गया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसा शरीक हयात मिला। कस्बा बानिहाल से 3 किलोमीटर दूर डिग्री कॉलेज बानिहाल सड़क राब्ते से महरूम है। 9 साल गुजर जाने के बावजूद डिग्री कॉलेज बानिहाल को जोड़ने वाली राब्ता सड़क नामुकम्मल है। डिग्री कॉलेज बनकोट बानिहाल के लिए सड़क तामीर नहीं किए जाने से कॉलेज की 2 बसें बेकार पड़ी हैं और गरीब तालिब इल्मों को मुसाफिर गाड़ियों का भारी किराया अदा करना पड़ता है। मुस्तकिल राब्ता सड़क न होने की वजह से बानिहाल के उकड़ाल, पुगल, परस्तान, रामसू, खड़ी, महूमंगत, नील, चमलवासा, नोगाम, लांबर और चापनाड़ी आमकोट से डिग्री कॉलेज बनकोट बानिहाल पहुंचने वाले 300 से ज्यादा तालिब इल्मों और कॉलेज स्टाफ को नाकाबिले बयान मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। BA 6th सेम की स्टूडेंट हूँ। मैं बानिहाल से आती हूँ जो जौहर टनल के नज़दीक है। हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि यहाँ पे रोड नहीं है। हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आने में, खासकर लड़कियों को तो बहुत ही ज़्यादा होती है। और आधे खेत से आते हैं या कुछ, फिर जो ज़मींदार होते हैं वो भी हमें कहते हैं कि आप यहाँ से क्यों चल रहे हो। अगर अच्छे से रोड होता तो फिर जो कॉलेज की बस है वो भी सर्विस में आ जाती, फिर वो हमें बानिहाल टाउन जो है वहाँ से कॉलेज तक अच्छे से लाते। तो इतने दूर दराज इलाके से स्टूडेंट आते हैं, उनको इतनी बड़ी मुश्किलात आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसकी वजह से भी इतनी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है कि आज भी वो 1900 के दौर में जी रहे हैं। तो जो हमारे ये 3 किलोमीटर का रोड है और इस पे काम किया जाए और ये कंप्लीट किए जाए ताकि हमारे कॉलेज में आने वाले जो स्टूडेंट है आज के बाद तो उनके लिए ऑलमोस्ट सही हो जाए। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बनिहाल 2008 से बनिहाल क्षेत्र में, तब से हमारे पास किसी प्रकार की रोड की जो कनेक्टिविटी है वो नहीं है। ये क्षेत्र थोड़ा शहर से हटकर है, बनिहाल कस्बे से हटकर है और जहाँ पर काफ़ी नाले जो चारों ओर से बहते हैं। हमारे पास जो बच्चे हैं ये दूर दराज के इलाके से आते हैं और बहुत सारे बच्चे जो पैदल सफ़र करते हैं रोड कनेक्टिविटी ना होने की वजह से। तो इसलिए जल्दी से जल्दी रोड की अगर हमें कनेक्टिविटी मिले तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बनिहाल में बसेस की सुविधा भी है, गाड़ियाँ हैं, बच्चों को आने ले जाने में हम इनको लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास रोड कनेक्टिविटी ना होने की वजह से हम बच्चों को ये सुविधा नहीं दे पा रहे। सर रोड कनेक्टिविटी हमारे पास, मैंने बताया आपको कि वो 250 मीटर के करीब ही जो हमारे पास अलॉटेड है वो 250 मीटर ही है। बाकी जो हाईवे से कनेक्टेड है वो सारी इन्होंने रेलवे वालों ने की हुई है। अब जब RNB वाले उसको टेक ओवर करेंगे तो फिर वो उसकी कनेक्टिविटी वही रिपेयर कर पाएंगे, वो हमारे पास नहीं है। हमारे पास वो 250 मीटर के करीब ही ऑलमोस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का जो कॉन्ट्रैक्टर था उसका टेंडर हमने फोरक्लोज कर दिया हुआ है और फ्रेश टेंडर बाय एंड ऑफ दिस मंथ हम फ्रेश टेंडर कॉल। रेड क्रॉस डे के मौके पर जिला डोडा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में खून के अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। DC डोडा विशेष पाल महाजन, CMO डोडा डॉक्टर अब्दुल मजीद जरगर और कई अफसरान ने खून के अतिया के कैंप का इफ्तिताह किया। DC डोडा ने खून का अतिया दिया। इसके बाद CRPF जवान, SSB जवान, मेडिकल स्टूडेंट और मकामी लोगों ने अपना खून का अतिया किया। सड़क हादसों के शिकार मरीजों को इलाज के दौरान खून की जरूरत होती है। इस मौके पर ज्यादा से ज्यादा लोगों ने खून का अतिया देने की अपील भी की है।
पेशेंट को ऐसे ब्लड ना होने की वजह से शॉक में चला गया पेशेंट, तो उम्मूमन से हम देखते हैं कि डेथ भी हो सकती है। सर एक फोबिया है कि अगर हम ब्लड देंगे तो कुछ ऐसा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्लड अगर हम देंगे इवन दो कि सर हमारा बोन मैरो जो होता है दोबारा से ब्लड रिन्यू कर लेता है। सर थोड़ा खिंचवाड़ी ज्यादातर एक्सीडेंट प्रोन एरिया, तो यहाँ पे ज्यादा ब्लड लॉस होता है, तो उसकी वजह से हम अगर हम अपना ब्लड डोनेट करेंगे तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जानें बच सकती है। दवाई नहीं है, ड्रग नहीं है कि हमें गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर रही है। ये ब्लड जो है ये सोसाइटी से ही आता है। अगर वॉलंटरी डोनर्स आएंगे, वो डोनेट करेंगे, तभी जाके हमारे पास रिजर्व रहेगा। लेकिन हमारे पास वॉलंटरी डोनेशन ही नहीं है। वी आर ऑलवेज लिविंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्लेसमेंट डोनर। रिप्लेसमेंट डोनर होता है, अनफॉर्चुनेटली क्या है कि डोडा में people are not coming for voluntary donation. Even अगर replacement donation भी होती है, उसमें इतनी सिफारिशें आती हैं कि जी इसको दे दो फ्री में, we don't charge any money for that, लेकिन वो बोलते हैं कि हम replace भी नहीं करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में ब्लड क्राइसिस तो बनना होता ही होता है। गुलशन चौक बांडीपुरा में आज उस वक्त सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई जब तेज बारिशों की वजह से कस्बे का ड्रेनेज निजाम मफलूज हो गया। मार्केट में पानी जमा हो जाने की वजह से राहगीरों के साथ साथ दुकानदारों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ताहम बाद में म्युनिसिपल काउंसिल का अमला मशीनरी समेत गुलशन चौक में पहुंच गया और कई घंटों तक मुसलसल काम करने के बाद पानी की निकासी अमल में लाई गई। महकमे सेहत में काम कर रहे फैमिली वेलफेयर के मुलाजमीन गुज़श्ता 6 महीनों से तनख्वाहों से महरूम हैं। तनख्वाहें नहीं मिलने से मुलाजमीन फाका कशी पर मजबूर हो गए हैं। मुलाजमीन ने कहा कि वो अपने बच्चों का फीस अदा करने से कासिर हैं। उन्हें इंतहाई तकलीफदेह सूरत हाल का सामना है। मुलाजमीन ने महकमा सेहत के सेक्रेटरी भूपेंद्र कुमार से अपील की कि वो इनकी तनख्वाहों की वागुजारी का मामला संजीदगी से हल करें। वेलफेयर के मुलाजमीन 6 महीने से विदाउट सैलरी है, जिससे बहुत सारे मुश्किलात पैदा हुए हैं। हमारे बच्चों को स्कूलों से निकाला गया है और हम कसम पुरसी के हालात में इस वक्त ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। हम अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से अदा कर रहे हैं। हमारी गुजारिश है सेक्रेटरी हेल्थ जनाब भूपेंद्र जी से कि आपने हमारे बहुत सारे मसाइल हल किए, हमारी DPC करवाई, बाकी चीज़ें करवाई। आप हमारी सैलरी रेगुलराइज कराए प्लीज़। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बाकी स्कीमों में पैसा आता है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उनकी सैलरी रिलीज करती है ऑनली मंथली बेसिस, फिर रिमेंबर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। ऐसा हमारे साथ भी करें और हमारा परमानेंट हल निकालें। महकमे सेहत की एक विंग, जिसे हम फैमिली वेलफेयर मुलाजमीन के नाम से जानते हैं, सदियों से इस महकमे में काम कर रहे हैं। लेकिन अलमिया ये है कि आज 6 महीने से ये लोग तनख्वाहों से महरूम हैं और ये लोग फाका कशी पर मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि 6 महीने से ये लगातार अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। 24 घंटे इनकी ड्यूटियां रहती हैं, लेकिन जो इनके सरबराह हैं वो शायद उन तक ये आवाज नहीं पहुंचती, उनके कानों तक ये बात टकराती ही नहीं है कि 6 महीनों से कोई मुलाजिम तनख्वाह के बगैर रहेगा, अपने मुशायरे के बगैर रहेगा, वो अपनी जिंदगी कैसे चलाएगा। क्योंकि अब इनके बच्चों की जो फीस है स्कूल में वो भी ये अदा नहीं कर पा रहे हैं। जो दुकानदारों से ये महीने के लिए कुछ अशिया ये जरूर लेते हैं, अब उन्हें ये रकूमात नहीं दे पा रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर ये तंग आमद जंगामत की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। आखिरी उम्मीद जो है, इनकी आखिरी उम्मीद सेक्रेटरी हेल्थ भूपेंद्र जी हैं। ये कह रहे हैं कि उन्होंने तमाम मसाइल का आज तक निपटारा तो किया, लेकिन ये चाहते हैं कि फैमिली वेलफेयर के जो मुलाजमीन हैं ये चाहते हैं कि वो अपने इस सिस्टम पर एक नज़रसानी करे, ताकि 6 महीनों से जो इन्हें तनख्वाह नहीं मिल पा रही है वो वागुजार हो। ये सिर्फ कुपवाड़ा जिले की बात नहीं है, ये पूरे कश्मीर की बात है, पूरे JNK की बात है। JNK में पिछले 6 महीने से फैमिली वेलफेयर मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम है। सेहत जो बराह रास्त इंसानी जानों के साथ जुड़ा हुआ है, जब इंसानी जानों के साथ जो महकमा जुड़ा हो उन्हीं मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं मिलेगी तो ये काम कैसे चलेगा। CRPF ने जिला डोडा के गांव बेओली में एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। कैंप एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि ये इलाके में मकामी लोगों के लिए अपनी नौयत का वाहिद कैंप है। लोगों ने कैंप मुनक़िद करने पर CRPF का शुक्रिया अदा किया और इस तरह के कैंप को मुस्तकिल बुनियादों पर मुनक़िद करने की दरख्वास्त भी की।
जम्मू जाना पड़ता था, डोडा जाना पड़ता, लाइनों में रहना पड़ता था, मुश्किलें, पैसों का इंतजाम नहीं होता था, गाड़ियों का इंतजाम नहीं होता था, लोगों को बड़ी मुश्किलें परेशानियाँ पेश आती हैं। ऐसे कैंप अगर मतलब 5-6 महीने साल के बाद होते रहे, गरीबों का फ़ायदा होगा, गरीब लोग भी अपना इलाज कर सकें। 2 से ज़्यादा इनके बच्चे हो जाते हैं, फिर इनकी हीमोग्लोबिन, कैल्शियम की लेवल डाउन हो जाता है, इन लोगों को पता ही नहीं रहता है। इन सारे लेडीज़ को और यंग जो गर्ल्स हैं उनको काउंसलिंग कर रहे हैं कि हाउ टू मेंटेन हाइजीन एंड सैनिटेशन ड्यूरिंग देयर मंथली पीरियड साइकिल एंड ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज। ये सीआरपीएफ की तरफ से एक पहल है और 33 बटालियन, क्योंकि उनकी 4 कंपनियां यहाँ डोडा में डिप्लॉयड हैं और जो बेवली वाला इलाका है ये थोड़ा सा दूर पड़ता है जहाँ पर मेडिकल सुविधा बहुत अच्छी नहीं है। तो इसी क्रम में आसपास के गांव में जितने पब्लिक है उनको हमारा ये एम है कि उनके गांव जा कर के, घर घर जा कर के और अपने कैंप में मेडिकल कैंप लगा करके उनको फ्री मेडिकल चिकित्सा